हाय गाइस। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, आज रेस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट लेक्चर होगा और आज की क्लास में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में, यानी कि श्वसन विकार, श्वसन से संबंधित विकार के बारे में हम बात करेंगे। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी कि श्वसन संबंधित विकारों के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। श्वसन विकार और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का आज का अपना लास्ट लेक्चर होगा। तो जहाँ पर हम बात करें श्वसन विकार की, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी कि श्वसन संबंधित जो जो विकार उत्पन्न होते हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अस्थमा की। तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो है अस्थमा। अस्थमा जिसे हम दमा भी कहते हैं, जिसमें सांस जब छोड़ते हैं तो उसमें कठिनाई महसूस होती है, अस्थमा दमा। जो अस्थमा या दमा जो होता है उसमें श्वास की प्रक्रिया कठिन हो जाती है। तो इसका जो मुख्य लक्षण है उसकी हम बात करें तो वो क्या होता है, श्वास की प्रक्रिया में कठिनाई होती है। श्वास की प्रक्रिया में कठिनाई होती है। ये उसका मुख्य लक्षण है, श्वास की प्रक्रिया में कठिनाई महसूस होती है, दमा की जो बीमारी अस्थमा जो होती है वो। और इसमें जो मुख्य रूप से जो एरिया यानी कि जो अंग प्रभावित होता है, जो अंग मुख्य रूप से इसमें प्रभावित होता है, अंग प्रभावित, अस्थमा में जो अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है वो होते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकियल जो होती है उनकी चिकनी पेशियाँ जो होती है वो मुख्य रूप से प्रभावित होती है। ब्रोंक्यूल की चिकनी पेशियाँ, ब्रोंक्यूल की चिकनी पेशियाँ जो होती है वो प्रभावित होती है। तो ब्रोंक्यूल की चिकनी पेशियाँ इससे प्रभावित होती है। ब्रोंक्यूल की चिकनी पेशियाँ प्रभावित। अब अस्थमा जो होता है उसमें मुख्य रूप से क्या होता है, श्वसन पथ जो होता है वो संकरा हो जाता है। तो जो अंग प्रभावित होता है वो तो कौन सा है, ब्रोंक्यूल की चिकनी पेशियाँ प्रभावित होती है। और साथ में क्या होता है, श्वसन पथ यानी कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, श्वसन मार्ग है, श्वसन पथ जो होता है वो कैसा हो जाता है, वो संकरा हो जाता है। श्वसन पथ क्या हो जाता है, संकरा हो जाता है, वो नैरो हो जाता है। तो अस्थमा की बात करें तो श्वास लेने की प्रक्रिया में कठिनाई होती है। और दूसरा जो पॉइंट है, जो अंग प्रभावित होता है वो कौन सा होता है, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनकी जो चिकनी पेशियाँ होती है मुख्य रूप से वो प्रभावित होती है अस्थमा में। और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो क्या होता है, संकरा हो जाता है। और महत्वपूर्ण बात क्या होती है, उच्च श्वसन में यानी कि एक्सपीरेशन में, यानी कि सांस को बाहर छोड़ने में परेशानी होती है। किसमें परेशानी होती है, उच्च श्वसन में। और उच्च श्वसन का मतलब होता है एक्सपीरेशन, यानी कि श्वास को बाहर छोड़ने में, इसको हम कहते हैं एक्सपीरेशन। तो इसमें जो मुख्य रूप से कठिनाई होती है वो किस में होती है, उच्च श्वसन में कठिनाई होती है, यानी कि सांस को बाहर छोड़ने में कठिनाई होती है। अस्थमा जो होता है, दमा जो होता है उसमें श्वास को बाहर छोड़ने के दौरान कठिनाई महसूस होती है। तो दमा जो होता है उसमें श्वास की प्रक्रिया में कठिनाई होती है, उसमें भी कौन सी, उच्च श्वसन में, एक्सपीरेशन के दौरान कठिनाई होती है। और इसमें जो अंग प्रभावित होता है वो कौन सी होती है, ब्रोंक्यूल की चिकनी पेशियाँ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, दमा में मुख्य रूप से प्रभावित अंग कौन सा होता है, ब्रोंक्यूल की चिकनी पेशियाँ, ब्रोंक्यूल की चिकनी पेशियाँ होती है। और दूसरा इसमें क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, श्वसन पथ होता है वो कैसा हो जाता है, वो संकरा हो जाता है। क्लियर। अब बात करेंगे होता कैसे है एक्चुअल में, ठीक है ना। तो जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं वह अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि क्या होता है, इसमें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, ध्यान देना, जो श्वसन पथ होता है, श्वसन पथ, वह श्वसन पथ क्या होता है, म्यूकस की झिल्ली द्वारा आवृत रहता है। किसकी झिल्ली द्वारा, म्यूकस की झिल्ली द्वारा आवृत होता है श्वसन पथ, म्यूकस की झिल्ली द्वारा आवृत। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो म्यूकस की झिल्ली द्वारा आवृत होता है। और ये जो म्यूकस की झिल्ली जो होती है, जो म्यूकस की जो मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस की झिल्ली, वो क्या करती है, वो म्यूकस का स्त्राव करती है। म्यूकस की झिल्ली क्या करती है, म्यूकस का स्त्राव करती है।
अब इस म्यूकस का स्त्राव, ध्यान से समझना, अब अगर किसी कारणवश इस म्यूकस का स्त्राव अधिक हो रहा है, क्या हो जाता है, म्यूकस का स्त्राव अधिक होता है, तो इसके स्त्राव अधिक होने के कारण जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, इसका स्त्राव अधिक होने के कारण ब्रोंक्यूल जो होती है वो कैसे हो जाती है, संकरी हो जाती है, उनके बीच की जो जगह होती है वो कम हो जाती है। और जब ब्रोंक्यूल जो होता है वो संकरी हो जाती है तो उसी वजह से फिर क्या होती है, श्वास को छोड़ने के दौरान तकलीफ होती है। यानी कि ब्रोंक्यूल संकरी हो जाएगी, तो ब्रोंक्यूल संकरी होने का मतलब क्या होता है, ब्रोंक्यूल का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, उसका मार्ग क्या होगा, मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि मार्ग क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और उसके दौरान क्या होती है, फिर सांस लेने में कठिनाई होती है। और अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो उससे क्या होती है कि जो छाती का आकार बढ़ जाता है और रेजिडुअल वॉल्यूम यानी कि अवशेषीय आयतन जो मुख्य रूप से कहाँ होता है, फेफड़ों के अंदर, एल्वेओलाई के अंदर भरा रहता है, उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। तो अगर यही तकलीफ लंबे समय तक बनी रहती है, लंबे समय तक अगर यह तकलीफ बनी रहे, लंबे समय तक अगर यह तकलीफ बनी रहे तो क्या होता है, छाती का आकार बढ़ जाता है, छाती का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। तो देखिए दमा क्या होती है, मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, श्वास की प्रक्रिया में कठिनाई होती है, पहला पॉइंट। और इसमें जो प्रभावित अंग है वो कौन सा है, ब्रोंक्यूल की चिकनी पेशियाँ होती है, और जो श्वसन पथ, रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो संकरा हो जाता है। अब ये होता कैसे, तो जो श्वसन पथ होता है उसके अंदर क्या होती है, म्यूकस की झिल्ली लगी होती है, वो म्यूकस की झिल्ली क्या करती है, म्यूकस का स्त्राव करती है। अब इस म्यूकस का स्त्राव क्यों करती है, क्योंकि श्वास लेने के दौरान जो बैक्टीरिया वगैरह अगर अंदर चले जाए तो वो इस म्यूकस से चिपक जाते हैं। तो एक प्रकार का ये बचाव की प्रक्रिया है। लेकिन जब इस म्यूकस का स्त्राव ज़रूरत से ज़्यादा होता है, जब इस म्यूकस का स्त्राव ज़्यादा होगा तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, ब्रोंक्यूल्स का मार्ग संकरा हो जाएगा, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनका मार्ग संकरा हो जाएगा, यानी कि ब्रोंक्यूल्स का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। यानी कि जब सांस बाहर निकालेंगे तब क्या होगी, परेशानी होती है, क्योंकि एल्वेओलाई भरी हुई होती है, और जब सांस बाहर निकालते हैं तो वो परेशानी होती है, और उसी को हम कहते हैं दमा या अस्थमा। समझ में आई बात। मुख्य रूप से मुख्य पॉइंट क्या है कि म्यूकस की झिल्ली जो होती है वह म्यूकस का अधिक स्त्राव करने लग जाती है, जिसकी वजह से ब्रोंक्यूल संकरी हो जाती है, तो उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे क्या होगा, श्वास लेने में कठिनाई होगी, क्या होगी, श्वास लेने में कठिनाई होगी। और मुख्य रूप से किस में कठिनाई होती है, एक्सपीरेशन में। और प्रभावित कौन होता है, ब्रोंक्यूल की चिकनी पेशियाँ, समझ रहे हो ना, क्योंकि ब्रोंक्यूल की संकरी हुई है तो ब्रोंक्यूल की जो चिकनी पेशियाँ होती है वो प्रभावित होती है। और अगर यह समस्या लंबे समय तक बनी रहती है तो उससे क्या होता है, छाती का जो आकार होता है वो बड़ा हो जाता है। क्लियर यहाँ तक। अब हम बात करते हैं दूसरे डिसऑर्डर की, जो कि है ब्रोंकाइटिस। अब बात करते हैं ब्रोंकाइटिस के बारे में। तो जो ब्रोंकाइटिस जो होता है उसका जो मेन कोज होता है, होने का कारण जो होता है वो होता है स्मोकिंग के कारण ब्रोंकाइटिस होता है। तो कोज क्या हो गया उसका, स्मोकिंग हो गया। अब ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि जो ब्रोंकस होता है उसमें क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन, यानी कि उसमें क्या होती है, सूजन आ जाती है। ब्रोंकस में क्या होती है, सूजन आ जाती है। तो ब्रोंकाइटिस जो होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है, स्मोकिंग। और उसमें होता क्या है कि जो ब्रोंकस होते हैं उसमें सूजन आ जाती है, तो ब्रोंकस जो होता है उसमें सूजन आ जाती है। और अगर ब्रोंकस की बात करें तो उसकी जो रेखित करने वाली जो ब्रोंकस जो होता है उसमें जो गॉबलेट सेल होती है, गॉबलेट सेल उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है। यानी कि मुख्य रूप से सूजन कहाँ आती है, गॉबलेट सेल्स में आती है, समझ पा रहे हो। तो याद क्या रखना, इसमें ब्रोंकाइटिस जो होती है वो स्मोकिंग के कारण होता है, और उसमें क्या होता है, जो ब्रोंकस होता है उसमें क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। ब्रोंकस में सूजन आने के कारण ब्रोंकाइटिस होता है। और मुख्य रूप से यह इसका कोज क्या होता है, स्मोकिंग के कारण क्या होता है, ब्रोंकस में सूजन आ जाती है। क्लियर। तो ये था ब्रोंकाइटिस। और जो ब्रोंकाइटिस जो होता है उसके अगर लक्षणों की बात करें तो मुख्य रूप से इसका जो लक्षण होता है वो होता है पीले रंग का कफ का आना, पीले रंग का कफ। इसमें जो होता है वो पीले रंग का कफ आता है, तो ये इसका मुख्य लक्षण होता है। तो इसका कोज क्या है, स्मोकिंग होता है। और क्या होता है इसमें जो ब्रोंकस होता है उसमें सूजन आ जाती है। और इसके लक्षणों की बात करें तो मुख्य लक्षण क्या है, पीले रंग का कफ आता है, पीले रंग का कफ का आना
ब्रोंकाइटिस का मुख्य लक्षण है। क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं थर्ड डिसऑर्डर, तीसरे डिसऑर्डर को बारे में। जो थर्ड डिसऑर्डर है वो है साइनोसिस। तो अब हम बात करने वाले हैं साइनोसिस। तो अगर हम बात करेंगे साइनोसिस की, तो साइनोसिस जो होता है उसके होने का जो मुख्य कारण है वह होता है कि जो स्किन होती है उसकी जो ब्लड वेसल्स होती है, ध्यान देना, त्वचा जो होती है उसमें जो रक्त वाहिनियाँ होती है, ब्लड वेसल्स, उन रक्त वाहिनियों में, त्वचा की जो रक्त वाहिनी होती है उन रक्त वाहिनियों में CO2 युक्त हीमोग्लोबिन, उसकी मात्रा जब बढ़ जाती है, तो CO2 युक्त हीमोग्लोबिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो जो रक्त जो होता है वो नीले रंग, जो CO2 जो होता है वो किसके लिए है, नीले रंग की रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसके कारण त्वचा जो होती है वो कैसी होती है, नीले रंग की हो जाती है। तो इसके कारण क्या होती है, स्किन यानी कि त्वचा, त्वचा क्या हो जाती है, वो नीले रंग की हो जाती है और इसी को हम कहते हैं साइनोसिस। तो साइनोसिस का कॉज क्या है कि जो स्किन होती है उसकी रक्त वाहिनियाँ जो होती है उसमें ऐसा हीमोग्लोबिन, यानी कि रक्त में हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा हो जाता है जो कैसा हो, CO2 युक्त हो, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, त्वचा जो होती है वो नीले रंग की हो जाती है। जो स्किन जो होती है वो पूरी नीले रंग की हो जाती है। और जो त्वचा का जो रंग है, ध्यान देना, त्वचा का जो रंग है वो रंग त्वचा की मोटाई पर निर्भर करता है, त्वचा की मोटाई पर निर्भर करता है। और जो साइनोसिस जो होता है उसको हम अगर देखने की बात करें तो इसको मुख्य रूप से जो शिशु जो होता है उसकी त्वचा, होंठ, अंगुलियों के नाखून, उसके द्वारा साइनोसिस का पता लगाया जा सकता है। तो साइनोसिस का पता कहाँ से लगाया जा सकता है, एक तो होंठ, होठों को देखकर पता लगाया जा सकता है, और कहाँ पर, नाखून, नाखून को देखकर पता लगाया जा सकता है, और कहाँ, और किसको देखकर, स्किन, त्वचा को देखकर साइनोसिस का पता लगाया जा सकता है। तो साइनोसिस क्या होता है मुख्य रूप से कि जो रक्त वाहिनियाँ जो होती है, रक्त वाहिनियाँ यानी कि रक्त में जो ऐसा हीमोग्लोबिन जो CO2 युक्त है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो CO2 युक्त हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाने के कारण जो स्किन होती है, त्वचा जो होती है वो कैसी हो जाती है, नीले रंग की हो जाती है, और इसी को हम कहते हैं साइनोसिस। और जो त्वचा का जो रंग है यानी कि नीला होगा कि नहीं होगा वो किस पर डिपेंड करता है, त्वचा की मोटाई पर निर्भर करता है। और इसको हम कहाँ पर पता लगा सकते हैं, साइनोसिस हुआ है कि नहीं हुआ वो कहाँ पर पता कर सकते हैं, तो होठों को देखकर हम पता कर सकते हैं, उसके नाखूनों को देखकर पता कर सकते हैं, और स्किन को देखकर हम पता कर सकते हैं साइनोसिस को। क्लियर यहाँ तक। तो ये था साइनोसिस। तो फर्स्ट हमने पढ़ा अस्थमा, सेकंड था ब्रोंकाइटिस, और तीसरा है साइनोसिस। क्लियर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डिसऑर्डर डिप्थीरिया के बारे में। डिप्थीरिया, तो अगर डिप्थीरिया की बात करें तो एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है। कैसा है, बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, यानी कि बैक्टीरिया द्वारा जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया द्वारा जनित रोग है। और बैक्टीरिया का जो नाम वो है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। किसके द्वारा होता है ये, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई के द्वारा होता है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा होता है और बैक्टीरियल डिसऑर्डर है। और जहाँ पर हम डिप्थीरिया की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो म्यूकस की जो झिल्ली होती है इसमें जो जीवाणुओं का संक्रमण होता है वो कहाँ पर होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे होता है, म्यूकस की झिल्ली पर होता है। म्यूकस की जो मेम्ब्रेन होती है उस पर वो बैक्टीरिया अटैक करते हैं, जिसकी वजह से म्यूकस की जो झिल्ली होती है वो चर्मिल हो जाती है। कैसी हो जाती है, चर्मिल हो जाती है। तो डिप्थीरिया की बात करें तो कैसा डिसऑर्डर है ये, बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। और किसके द्वारा होता है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया द्वारा होता है। और मुख्य रूप से प्रभावित कौन होता है, म्यूकस की मेम्ब्रेन, म्यूकस की जो झिल्ली होती है वो इससे प्रभावित होती है। और म्यूकस की झिल्ली कैसी हो जाती है, चर्मिल हो जाती है। यानी कि कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई अटैक कहाँ पर करता है, म्यूकस की मेम्ब्रेन पर, म्यूकस की जो झिल्ली होती है वहाँ पर कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई अटैक करता है, जिसकी वजह से म्यूकस की झिल्ली चर्मिल हो जाती है। क्लियर। और डिप्थीरिया जो होती है उसमें क्या होती है, श्वसन पथ में रुकावट आ जाती है, सांस लेने में कठिनाई होती है इसमें भी, और श्वसन पथ में रुकावट आ जाती है। क्लियर। तो ये था डिप्थीरिया। फर्स्ट डिसऑर्डर था अस्थमा, सेकंड ब्रोंकाइटिस, थर्ड साइनोसिस, और चौथा डिसऑर्डर है डिप्थीरिया।
तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सामान्य जुकाम, कॉमन कोल्ड। तो जो सामान्य जुकाम जो होता है वो मुख्य रूप से वायरस के द्वारा होता है। एक्चुअली में जो जुकाम होता है उसके लिए कई प्रकार के वायरस जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जो 40% जुकाम जो होता है वो मुख्य रूप से 40% जो जुकाम होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस है वो है राइनो वायरस है। कौन सा? राइनो वायरस है। यानी कि कई प्रकार के वायरस होते हैं जो सामान्य जुकाम के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन 40% जो 40% जो होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? राइनो वायरस होता है। यानी कि 40% मनुष्यों में जो सामान्य जुकाम होता है वो किसकी वजह से होता है? राइनो वायरस की वजह से होता है। तो सामान्य जुकाम जो होता है वायरस की वजह से होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे वायरस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 100 से ज़्यादा वायरस होते हैं। लेकिन जो 40% जो मनुष्य है उसमें जो सामान्य जुकाम होता है वो किसकी वजह से होता है? राइनो वायरस की वजह से होता है। अब हम बात करते हैं सामान्य जुकाम के लक्षणों की। तो इसके जो मुख्य लक्षण है उसके लक्षण की बात करें तो कौन से? एक तो छींक आना। अगर इसके मुख्य लक्षणों की बात करें तो छींक आना इसका एक मुख्य लक्षण है। इसके अलावा नासिका स्राव, नाक से स्राव का निकलना, पहला मुख्य लक्षण कौन सा है? छींक आना। दूसरा नासिका स्राव, और तीसरा है शुष्क कफ, ड्राई कफ, शुष्क कफ का आना। ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। और अगर अधिक जटिल स्थिति हो जाती है तो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लैरिंजाइटिस आदि स्थितियाँ भी उत्पन्न हो सकती है। तो सामान्य जुकाम की बात करें तो मुख्य किससे फैलता है? ये वायरस से फैलता है। मुख्य वायरस कौन सा होता है? राइनो वायरस। और लक्षण की बात करें तो छींक आना, नासिका स्राव, नाक बहना और शुष्क कफ। और अगर सामान्य जुकाम की परिस्थिति और जटिल हो जाती है तो ये अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लैरिंजाइटिस आदि स्थितियाँ भी उत्पन्न कर सकता है। तो नेक्स्ट डिसऑर्डर की हम बात करेंगे वो है एम्फाइसीमा। तो अब हम बात करेंगे एम्फाइसीमा के बारे में। जो एम्फाइसीमा होता है, तो एम्फाइसीमा की जो बात करते हैं तो इसके होने का जो प्रमुख कारण है वो है, अगर कारणों की बात करें तो इसके होने का प्रमुख कारण एक तो वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण के कारण फैलता है। दूसरा होता है औद्योगिक प्रदूषण, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है वो औद्योगिक प्रदूषण। और तीसरा इसका जो मुख्य कारण है वो है धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग। तो इसकी 3 मेन कॉजेज है, एक तो वायु प्रदूषण, दूसरा औद्योगिक प्रदूषण और तीसरा धूम्रपान। अब हम एम्फाइसीमा की बात करें, इसमें होता क्या है? तो एम्फाइसीमा जो होती है उसमें जो एल्वुलर भित्ति है यानी कुपिका की भित्ति जो होती है, कुपिका की भित्ति जो होती है यानी कि एल्वुलर वॉल, तो कुपिका की जो भित्ति होती है वो अपनी प्रत्यास्थता खो देती है। क्या करती है? अपनी प्रत्यास्थता को खो देती है, यानी कि जो इलास्टिसिटी होती है, फैलने और सिकुड़ने की क्षमता, वो खो देती है एम्फाइसीमा में। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो निःश्वसन की दर होती है वो कम हो जाती है। जो निःश्वसन की दर यानी कि जो श्वास अंदर लेने की जो दर होती है वो कम हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि जो फेफड़े होते हैं उसमें बड़े बड़े वायु अवकाश बन जाते हैं। ये इसका इम्पोर्टेंट लक्षण है, बड़े बड़े वायु अवकाश आ जाते हैं फेफड़ों में, वायु अवकाश बन जाते हैं बड़े बड़े फेफड़ों में। ये इसका मुख्य लक्षण है। तो एम्फाइसीमा की बात करें तो कारण क्या है? वायु प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, धूम्रपान। और इसमें होता क्या है कि जो कुपिका एल्वुलर वॉल जो होती है वो अपनी प्रत्यास्थता यानी कि एलास्टिसिटी, जो उसके फैलने और सिकुड़ने की क्षमता है वो खो देती है। और उसकी वजह से क्या होती है? फेफड़ों में यानी कि जो फेफड़े हैं जो एल्वुलाई से बने हुए उनमें बड़े बड़े वायु के अवकाश बन जाते हैं। और इसमें निःश्वसन की क्षमता जो होती है, निःश्वसन यानी कि इंस्पिरेशन की दर बहुत कम हो जाती है। तो अगर इसमें नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो क्या होती है? इंस्पिरेशन की जो रेट होती है, निःश्वसन की जो दर होती है, इंस्पिरेशन रेट, वो क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है। किसके अंतर्गत? एम्फाइसीमा के अंतर्गत। तो ये था एम्फाइसीमा। तो आज हमने 6 डिसऑर्डर पढ़े। जो सबसे पहला डिसऑर्डर था वो था अस्थमा, सेकंड ब्रोंकाइटिस, थर्ड साइनोसिस, फोर्थ डिप्थीरिया, 5 कॉमन कोल्ड यानी कि सामान्य जुकाम, और छठा हमने पढ़ा एम्फाइसीमा। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की पूरा
पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे जुड़े सारे क्वेश्चंस की तो हम कल की क्लास में क्विज सॉल्व करेंगे और साथ ही हम पूरे एक शॉट में पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हम कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।